एक्सपेरिमेंट, और ये था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में जो डिफरेंस था, 3 डिफरेंस थे। बताओ तुम, एक डिफरेंस को बताओ। क्या बोलो ना, जोर से बोलो जल्दी। राइट पॉइंट्स के लिए डेल्टा एल, राइट पॉइंट के लिए डेल्टा एल एन लैम्डा होता है, डेल्टा एन लैम्डा। राइट पॉइंट के लिए एन लैम्डा, इधर इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, और इधर क्या हो जाएगा, डार्क के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। याद होगा, कंडीशन रिवर्स हो जाते थे, यहाँ ब्राइट के लिए, इधर डार्क के लिए। कंडीशन रिवर्स हो जाना ब्राइट एंड डार्क के फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या था डिफरेंस भाई, फ्रिंज विड्थ जो सेंट्रल ब्राइट का होता था उसका जितना यहाँ विड्थ होता है बीटा, इसका होता था 2 बीटा, और इंटेंसिटी वेरिएशन, इधर इंटेंसिटी का वेरिएशन। इन सब का रीजन देखा था हम लोगों ने, और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के 2 मेथड बन पाए थे, याद होगा। S1P S2P दोनों में पाथ डिफरेंस, चाहे तो हम लोग S2P माइनस S1P निकालें, या तो फिर पाथ डिफरेंस ऐसे निकालते थे, D है और ये थीटा है, तो ये क्या होता था पाथ डिफरेंस, D sin थीटा, याद होगा लास्ट क्लास वाला। L1 है, L2 है, पाथ डिफरेंस L2 माइनस L1 निकालने का 2 मेथड। एक इंटरफेरेंस में ज़्यादातर यूज होता है S2P माइनस S1P x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, एक तो ये होता था, और दूसरा क्या डिफरेंस होता था भाई, दूसरा पाथ डिफरेंस निकालने का दूसरा मेथड था, वो बताया था अभी, एक सेंट्रल लाइन है, रेफरेंस लाइन, जो सेंट्रल लाइन होता था, सेंटर ऑफ स्लिट, सिंगल स्लिट हो चाहे डबल स्लिट हो, ये सेंट्रल लाइन रेफरेंस लाइन, सेंट्रल लाइन रेफरेंस लाइन है ये। तो इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे पी पॉइंट हो, तो इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी पी पॉइंट है। पाथ डिफरेंस निकाला तो दूसरा तरीका था d sin थीटा, यानी कि थीटा एंड थीटा, और निकला पाथ डिफरेंस वही। जब एनालिसिस किया हम लोगों ने तो देखा कि डार्क पॉइंट कहाँ मिलेंगे भाई, तो जिसके लिए पाथ डिफरेंस, अगर हम लोग डार्क पॉइंट की बात करें तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, पाथ डिफरेंस जो कि d sin थीटा हो रहा है, चाहे d tan थीटा हो रहा है, या फिर x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये कितना होता है भाई, एन लैम्डा। किसके लिए, डार्क पॉइंट। कोई ज़रूरी नहीं कि पाथ डिफरेंस ऐसे ही लिख करके निकालें, अगर हमें स्क्रीन पे x चाहिए तो ये वाला लिख करके निकालेंगे x का वैल्यू, और अगर एंगुलर पोजीशन चाहिए तो सीधा ये रख करके वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, पाथ डिफरेंस लिख दिया a sin थीटा, मतलब d sin थीटा, a ही d है, a है स्लिट का साइन। अब यहाँ पे देखो पाथ डिफरेंस, इफ द पाथ डिफरेंस a sin थीटा इज लैम्डा, देन p विल बी मिनिमम, डार्क होना चाहिए, लिखा ही था लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। जैसे ही पाथ डिफरेंस आएगा हमारा ऐसा n लैम्डा, लैम्डा हो चाहे 2 लैम्डा हो 3 लैम्डा हो, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी वाला होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में रेफरेंट में भी सपोज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 इक्वल हाफ्स। जो हमारा रेफरेंट है उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, 2 इक्वल हाफ में, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो t इक्वल हाफ में देख रहे थे, इधर वाला हाफ पीरियड एलिमेंट इधर वाले हाफ पीरियड एलिमेंट को क्या करता था, कैंसिल, और कैंसिल कर देने से इस वजह से हमें डार्क पॉइंट मिलते थे। क्या मिलते थे, डार्क पॉइंट, ये देखा था लास्ट क्लास में। और वैसे ही अगर लैम्डा के बदले 2 लैम्डा हो जाए तब भी हमारा वही होगा, क्योंकि AD और DB ये 2 पार्ट बन जाते थे। इस डायग्राम में AD है, DB जो बताए थे, इधर हाफ पीरियड एलिमेंट, इधर का हाफ पीरियड एलिमेंट कैंसिल कर दिया दोनों एक दूसरे को। ऐसा इसलिए कैंसिल कर दिया देखो, क्योंकि इसका इफेक्ट मान लो यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर जे गैप में डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट वाले का, तो इधर 51 वाले का होगा 2 सेंटीमीटर माइनस जे गैप में, इसका होगा 3 सेंटीमीटर जे गैप में, तो इसका होगा -3 जे गैप में, इसका 5 होगा जे गैप में, तो इसका -5 जे गैप में, और इसका अगर 3 सेंटीमीटर जे गैप में है तो इसका -3 जे गैप में। इस तरह से जब सबको ऐड करेंगे तो जे वाले सब जे कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा वहाँ 0 डिस्प्लेसमेंट, इट मींस डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यही होता था
जितने भी इधर 50 थे सोर्सेस, इधर के 50 सोर्सेस करस्पॉन्डिंगली जितना नेगेटिव इफेक्ट उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव करके कैंसिल हो गए, तो मिला था डार्क पॉइंट। क्या मिला था? तो ये डार्क पॉइंट मिलने से हमें ये लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, किसमें पार्ट डिफरेंस? पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेस, पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेस, क्योंकि रेस तो बहुत सारे पॉइंट से जा रहे हैं, हर पॉइंट ही फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट है, इसलिए एक्सट्रीम रेज में जो पाथ डिफरेंस होता है ये पाथ डिफरेंस पे ही कंडीशन लिखते हैं। अगर ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा होगा तो 6 पार्ट बनेंगे इसके, ऐसे बन जाएंगे ना, 6 3 वेवलेंथ दिखाओगे यहाँ, 6 पार्ट बन गए और इस तरह से सब पेयर में कैंसिल हो गए। जब भी इवन नंबर ऑफ लैम्डा बनेंगे तो ऐसे ही होगा, इवन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बनेंगे, हाफ पीरियड एलिमेंट्स बनेंगे तो नलिफाइड हो जाएगा। In general, if path difference is n lambda, then we will have n secondary minima corresponding to that angle of effect. Because in that case, wavefront AB is divided into even number of half period elements. बताया था last class, even number of half period elements में वो divide हो जाएंगे, and effect of all odd number half period elements will be nullified by even number half period element. odd number वाले फर्स्ट वाले, सेकंड से, थर्ड वाले, फोर्थ से, फिफ्थ वाले, सिक्स से, इस तरह से सारे ऑड नंबर वाले नलिफाइड हो गए इवन नंबर वाले से और मिला डार्क। और ब्राइट के लिए क्या होता था भाई, तो लैम्डा रखो बाई 2 या फिर 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से मिलते हैं। 2n+1 लैम्डा बाई 2 इन जनरल पार्ट डिफरेंस होगा, तो सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम यानी कि ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे। ये था लास्ट क्लास में ये सब किया था हम लोगों ने, और पाथ डिफरेंस निकालने का ये वाला लिख लिए थे, नोट किए थे, लिख लो इसको, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस का सेकंड मेथड ये था। इस रे ऑप्टिक्स लिमिटिंग केस उसका आंसर लिखो, फिर समझेंगे। अभी फ्रेस्नेल डिस्टेंस से आंसर में लिखने पड़ेंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। जल्दी लिखो। समझ में भी नहीं आया होगा। एक स्कूल वाले एक सेंटेंस को बोलते हैं, यह क्वेश्चन फेमस है, रे ऑप्टिक्स इज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का लिमिटिंग केस है रे ऑप्टिक्स कैसे भाई? तो ये समझ में कम आता है, और इसको समझने के लिए फ्रेस्नेल डिस्टेंस जानना पड़ेगा। इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग फ्रेस्नेल डिस्टेंस देखेंगे। कैसे रे ऑप्टिक्स लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन होगा अराउंड कॉर्नर, यानी बेंडिंग होगा अराउंड कॉर्नर। अब लिखना छोड़ा जाए भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो देख ही लिया था कि कैसे डिफ्रैक्शन का पैटर्न बना हुआ है। देखा था कि फर्स्ट डार्ट निकालने के लिए पाथ डिफरेंस जो डी ऑन कैपिटल दिखा वो एन लैम्डा रखना पड़ता था, और इसका वैल्यू एन लैम्डा डिवाइड डी आया था, दैट इज एन टाइम्स बीटा आया था। इसलिए सेंट्रल पॉइंट से बीटा पे बना फर्स्ट डार्ट, इधर भी और इधर भी, और इसलिए सेंट्रल ब्राइट डबल बिट, और उसके बाद का 2 बीटा पे बना डार्ट, तो D2 यहाँ है, सिमिलरली D2 यहाँ है, इस तरह से बना था। इंटेंसिटी का वेरिएशन
हम लोगों ने देखा ही था। इफेक्टिव नंबर ऑफ सोर्स कम हो जाते हैं सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी के लिए 100% सोर्स काम करते हैं, सेकेंडरी के लिए ओनली 33% सोर्स काम करते हैं, और उसके बाद वाले के लिए ओनली 20% ऑफ सोर्स ही कंट्रीब्यूट करते थे। याद है? तो ये सब होता था। तो एक बेंडिंग हुआ है अराउंड कॉर्नर, ऐसे लाइट आ रहा था, अराउंड कॉर्नर बेंडिंग हुआ, तब तो ये सब काम हुआ। मेन तो एनर्जी इधर प्रोपेगेट कर रहा था, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इधर भी गए। अगर ये बेंडिंग निगलेक्ट हो तब हम लोग समझेंगे स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। रे ऑप्टिक्स क्या कहता है भाई कि लाइट स्ट्रेट में प्रोपेगेट करता है, ऐसे कोई बेंडिंग नहीं होता है। बेंडिंग कब होता है? जब हमारा मीडियम चेंज हो। तब क्या हो? मीडियम चेंज हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो। तब ये नहीं कि अब ऑब्स्टेकल आ गया तो बेंडिंग हो जाएगा। ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। रे ऑप्टिक्स यही कहता है ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, ये सब जाएगा स्ट्रेट लाइन में। और रे ऑप्टिक्स कहता है कि अगर पैरेलल लाइट रहे तो उतना ही बड़ा शैडो बनेगा, शैडो उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना साइज है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, साइज उतना ही बनना है। कोई बेंडिंग कॉर्नर के पास, कॉर्नर के चलते बेंडिंग नहीं आएगा। जब मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्टिंग मीडियम आएगा तो ऐसा होगा, रिफ्रैक्टिंग मीडियम आएगा तो भाई रेयर से डेंसर टू रेयर जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, स्नेल्स लॉ फॉलोड होगा। क्या होगा? स्नेल्स लॉ फॉलोड होगा, sin A अपॉन इक्वल टू तो वो फॉलो हो जाएगा भाई। लेकिन ये कॉर्नर पे आने के चलते बेंडिंग हो जाए यहाँ से, ऐसा कोई रे ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वेव ऑप्टिक्स होता है नहीं भाई, कॉर्नर के पास बेंडिंग होता है, और इस बेंडिंग होने के चलते ही इसका शैडो का साइज कम हो जाता है। एक्चुअल में शैडो ऐसे नहीं बना, बाकी तो है ना, तो ये पूरा ब्राइट है ना ही पूरा डार्क है। इधर वाला पूरा ब्राइट है, इधर वाला ना ब्राइट है ना डार्क है, और ये बीच वाला डार्क है। इसलिए इंक्रोचमेंट तो है शैडो रीजन में। रिफ्लेक्शन तो यही कहता है, कॉर्नर के पास बेंडिंग होगा और जो शैडो रीजन है इसमें लाइट एंटर करेगा थोड़ा थोड़ा। तो वेव ऑप्टिक्स अलाउ करता है बेंडिंग, रे ऑप्टिक्स अलाउ नहीं करता बेंडिंग। तो ये प्रूव कर रहे हैं कि वेव ऑप्टिक्स भी रे ऑप्टिक्स का कंडीशन मान है। रे ऑप्टिक्स बेस्ड है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट रे स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करेगा जब तक मीडियम चेंज ना हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वेव ऑप्टिक्स भी अलाउ कर सकता है रे ऑप्टिक्स का, अंडर सम लिमिटिंग केस। इट मींस इन ए स्पेशल केस वेव ऑप्टिक्स भी मान लेगा कि चलो प्रोपगेशन नहीं, प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बेंडिंग नहीं हो रहा है, तुम्हें अलाउड हो जाएगा स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दैट इज रे ऑप्टिक्स का कंडीशन वैलिड हो जाएगा अंडर द स्पेशल कंडीशन अलाउड बाय वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स जनरल बात जो कहता है वो कहता है कि बेंडिंग होगा, लेकिन एक स्पेशल केस में ये बोल सकता है जब ये बेंडिंग नेग्लेजिबल हो तो बोल देगा चलो भाई नेग्लेक्ट करते हैं बेंडिंग और तुम्हारा स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन मान लेते हैं। लेकिन वो तभी होगा ना जब बेंडिंग हमारा यानी डिफ्रैक्शन नेग्लेजिबल हो। अगर डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो तो ये अलाउ नहीं कर सकता इस कॉन्सेप्ट को कि रे ऑप्टिक्स वाला हो जाए, दैट इज स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन हो जाए। इस बात को समझना है कि बेंडिंग कब नेग्लेजिबल हो, दैट इज डिफ्रैक्शन जब नेग्लेजिबल हो जाए तो वेव ऑप्टिक्स विल अलाउ रे ऑप्टिक्स, इट मींस स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। बेंडिंग छोड़ो, हटा दो। तो कब हटाएगा भाई? जब बेंडिंग क्या हो? नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल कब होगा, उसका क्या स्टैंडर्ड है भाई? नेग्लेजिबल कब बोल देंगे? तो अभी देखना चाहते हैं कब डिफ्रैक्शन नेग्लेजिबल होगा। क्या देखना चाहते हैं? दैट इज वेव ऑप्टिक्स कब अलाउ कर देगा रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स क्या मानता है? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट कब चेंज होगा? खड़े हो जाओ भाई पहलवान, दोनों पहलवान खड़े हो जाए, पीछे वाले दोनों पहलवान खड़े रहें। जब यहाँ डिस्कशन हो रहे हैं तो आपका ध्यान यही रहना चाहिए। तो अब देखना है कब, तो उसके लिए आया फ्रेस्नेल डिस्टेंस। कब नेग्लेक्ट करेंगे डिफ्रैक्शन को वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है। कैपिटल डी का वैल्यू ही फ्रेस्नेल डिस्टेंस बन जाएगा जब फ्रिंज विड्थ यानी कि ये बीटा, ये था 2 बीटा, लेकिन बीटा जो हम लोग फ्रिंज विड्थ जनरल मानते हैं, ये बीटा जब स्मॉल डी हो जाए, ये जितना है ना उतना ही साइज का बीटा हो जाए, तो ऐसे डिस्टेंस को हम लोग फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलते हैं। वैसे ये बीटा होता कितना है? लैम्डा डी। जितना कैपिटल डी बढ़ाते जाओगे उतना ये भी बढ़ता जाएगा।
कम करोगे कम हो जाएगा। तो भाई लैम्डा तो फिक्स है, जो भी लाइट यूज किया उसका लैम्डा फिक्स है, स्मॉल डी फिक्स है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन ऐसा एडजस्ट करो कि ये बीटा हो जाए स्मॉल डी, तो वो कैपिटल डी का वैल्यू फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोला जाएगा। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन व्हेन बीटा बिकम्स इक्वल टू स्मॉल। और ये पता है तुम्हें कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। जितना ज्यादा कैपिटल डी रखोगे उतना ही ज्यादा बीटा आएगा। इसलिए डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, जब ये वैल्यू स्मॉल डी रहे वो डी फ्रेस्नेल डिस्टेंस है, उससे ज्यादा करोगे कैपिटल डी का वैल्यू तो ये भी स्मॉल डी से ज्यादा हो जाएगा। ये तो स्मॉल डी तभी है जब ये क्या है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस है। अगर ये डी यहाँ देखो बोर्ड पे, अगर डी ग्रेटर देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस हो जाए तो बीटा भी ग्रेटर देन डी हो जाएगा। अगर डी लेस देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस हो जाए तो बीटा भी लेस देन डी हो जाएगा। ये डी को बनाया गया स्टैंडर्ड। बोला गया ये कि जो स्मॉल डी जो सेंटीमीटर मिलीमीटर में होता है, अगर इतना ही फ्रिंज विड्थ हो जाए, इससे कम हो जाए, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू इससे भी कम हो जाए तो नेग्लिजिबल हो जाएगा डिफ्रैक्शन। तो समझेंगे कि नेग्लिजिबल डिफ्रैक्शन है। मान लो इस सेंटीमीटर में हो स्लिट, स्लिट क्या हो सेंटीमीटर, तो ये वाला ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग नेग्लिजिबल समझेंगे, और अगर इसका वैल्यू लार्ज हो गया, इस तरह से हो गया, तो बेंडिंग को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेग्लेक्ट तभी करेंगे जब ये थोड़ा सा बेंडिंग हुआ हो, यानी कि जो बीटा है, बीटा ही तो बताएगा कहाँ तक जाएगा। तो बीटा का वैल्यू जब स्मॉल डी से कम हो तो उस कंडीशन में बेंडिंग नेग्लेक्ट करते हैं। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस पहले समझा, तो वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन जहाँ पे हमारा क्या हो जाए, फ्रिंज विड्थ क्या बन जाए, स्मॉल डी। इसलिए लिखा है, ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, that is d is equal to df, at d equal to df, beta will be equal to d। इसका मतलब ये हुआ, अगर d का वैल्यू df रख दें, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल के ख्याल के रिस्पेक्ट में इनका नाम है, इसका नाम ही रख दिया गया फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो जब d का वैल्यू फ्रेस्नेल डिस्टेंस रखा तब ये आया स्मॉल d, बीटा का वैल्यू हो गया स्मॉल d। इसलिए यहाँ से हम लोग चाहें तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या हो गया, d स्क्वायर अपॉन लैम्डा, d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ये है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसके बाद बोला गया कि भाई इससे कम हो, जब d का वैल्यू लेस देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस हो जाए, if distance between slit and screen, that is capital D, less than Fresnel distance हो जाए तो बीटा भी क्या हो जाएगा, less than small d, then beta will be less than small d, and in such condition diffraction is negligible, and light ray under such condition, that is d जब less than d हो, may be supposed to travel in straight line path, that is hence under such condition ray optics is allowed and diffraction remains negligible। तो इसलिए बोला यहाँ पे कि रे ऑप्टिक्स इज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि एक अंडर सर्टेन कंडीशन में ही ये होगा। अगर हमारा d ग्रेटर देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस हो जाए तो इस कंडीशन में बीटा ग्रेटर देन d होगा एंड डिफ्रैक्शन दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉट नेग्लिजिबल। पर इस कंडीशन में बेंडिंग हो रहा है और डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन में रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है। रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड है जब हमारा बीटा लेस देन d हो, यानी कि कैपिटल D ग्रेटर देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस। यहाँ पे ऐड कर देना कि दैट इज रे ऑप्टिक्स इज लिमिटिंग केस ऑफ, दैट इज रे ऑप्टिक्स इज। तो उसके बाद भी लिख सकते हो, इस लास्ट सेंटेंस में लिख सकते हो, जो नहीं बीच में डाले लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस रे ऑप्टिक्स इज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ये तुम्हें पता है ना कि लाइट का डिफ्रैक्शन कम होता है, साउंड का डिफ्रैक्शन क्यों, इफेक्ट पड़ा था क्या, ज्यादा डिफ्रैक्शन तब होता है जब वेवलेंथ क्या हो, कंपैरेबल हो किसके,
साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग के, ये पॉइंट लिखा था कि नहीं कहीं लिखा था, तो रेफरेंस साइड पे लिख लिया जाए। क्वेश्चन एक लिखते हैं, वाई डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is very small, but diffraction of sound is large. बताओ practical size of obstacle and opening. प्रैक्टिकल साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग और अपर्चर क्या होता था? मीटर्स में होता था। मीटर हो जाए चाहे इसमें 1000 का 2 किलोमीटर हो जाए या फिर मिलीमीटर हो जाए, इन्हीं के रेंज में रखता है भाई, याद होगा पढ़ा था लास्ट क्लास में। सेंटीमीटर किलोमीटर में ऑब्स्टेकल हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, बिल्डिंग मीटर्स में, या बेंच हो सकता है मीटर में, या पेन हो सकता है सेंटीमीटर में, या छोटे मोटे पार्टिकल हो सकते हैं मिलीमीटर में। तो ये जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग है। अब हम लोग देखेंगे, लाइट का देखा था हम लोगों ने वेवलेंथ, और इसका देखा। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है भाई? 10⁻⁻⁷ मीटर, क्योंकि अगर 5000 एंगस्ट्रम भी लें, जो कि इन्हीं के 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम होता है विजिबल लाइट, तो ये लेंगे तो 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा मीटर। ये है इन केस ऑफ लाइट, यानी कि विजिबल लाइट है जो हम लोग सेंस कर सकते हैं। साउंड का क्या होता था भाई? तो साउंड का बड़ा था। साउंड वेव के लिए वेवलेंथ कितना होता था? स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड 330 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 330, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये तो होता है ऑडिबल साउंड। इसलिए ये करोगे तो 1 मीटर, और ये करोगे तो 1/10 मीटर, 33 करोगे तो 10 मीटर। इसका मतलब ये भी है मीटर में, ये 100 मीटर तक जा सकता है, 1/100 मीटर तक जा सकता है। ये तो है साउंड का, जैसा लोगे फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से। तो वेवलेंथ जो हो गया साउंड का वो ये है, इधर वेवलेंथ लाइट का, लाइट वेव का हमारा ये है। और प्रैक्टिकल साइज ऑफ ऑब्स्टेकल यहाँ पे लाइट का लिखा, वैसे साउंड का लिखेंगे, तो साउंड का लिखेंगे तो ये मीटर्स में आएगा। इसके बेसिस पे हम लोगों ने लिख दिया भाई कि साउंड का डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि कंपेरेबल है साइज के, ये लिखा था, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। लेकिन उस फैक्ट के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया, कौन सा फैक्ट? That for appreciable diffraction wavelength should be comparable, वो फैक्ट के हिसाब से। लेकिन वो फैक्ट आया ही कैसे, इस पे थोड़ा ध्यान दें। चलो फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालते हैं फॉर लाइट। लाइट के लिए फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकाला जाए, बताओ क्या होगा? फ्रेस्नेल डिस्टेंस भी निकाला था, कितना? d²/λ। जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपना है d, वो तो मीटर्स में। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्स्टेकल ओपनिंग का साइज क्या है? मीटर। और ये वेवलेंथ क्या था? 10⁻⁷ लाइट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये तो वैल्यू वेरी लार्ज हो जाएगा। ये तो मान लो मीटर्स में है, तो मीटर्स में रखेंगे। और ये वाला हो गया 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ हो गया इक्वल टू में, यानी कि करोड़ मीटर। करोड़ मीटर हो गया फ्रेस्नेल डिस्टेंस साउंड के लिए। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ये हो गए जितना, देखो d जितना हमारा फ्रेस्नेल डिस्टेंस से कम हो जाए उतना ही बीटा लेस देन स्मॉल d होगा, उतना ही नेग्लिजिबल होगा। बोलो, उतना ही नेग्लिजिबल होगा बेंडिंग। किसके लिए ये फॉलो है? लाइट के लिए देखो फ्रेस्नेल डिस्टेंस इसका करोड़
मीटर है। अब ध्यान से समझना, यही मेन समझने का बात है। लाइट के लिए फ्रेस्नेल डिस्टेंस ही लाखों करोड़ों मीटर है। तो क्या तुम स्क्रीन को प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारा विंडो है, डोर है, उससे आगे जो वाल है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसका क्या है, इसका वाल हमारा करोड़ों मीटर दूर रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारा कैपिटल डी है वो किस साइज का है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ऐसा ही तो है। अगर हमारा बिल्डिंग है तो इसके आगे जो लाइट इंसिडेंट होगा किसी चीज पे, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए 2-4 मीटर, 10 मीटर मान लो। तो इस फ्रेस्नेल डिस्टेंस करोड़ों मीटर का है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो डी है वो फ्रेस्नेल डिस्टेंस बहुत कम है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो डी है वो लाइट के केस में फ्रेस्नेल डिस्टेंस से बहुत कम है। तो बीटा भी वेरी वेरी लेस देन डी होगा, इसलिए लाइट का बेंडिंग नेग्लिजिबल होगा। फॉर साउंड डी हमारा वेरी वेरी लेस देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस नहीं है, इसलिए बीटा भी वेरी वेरी लेस देन डी नहीं होगा, इसलिए एप्रिसिएबल डिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगा। इसलिए उस साउंड का ही बेंडिंग होगा जहां वेवलेंथ कंपैरेबल हो जाए, जहां वेवलेंथ क्या हो जाए, कंपैरेबल हो जाए, तब में ये वेरी वेरी लेस देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस जो होगा वो इस रेंज का होगा कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में 4 मीटर, 2 मीटर इसी तरह का होता है, उसी मीटर में ये भी है, इसलिए वेरी वेरी स्मॉल नहीं होगा। इस वाला कंडीशन लाइट के लिए फॉलोड है, ये वाला कंडीशन साउंड के लिए फॉलोड नहीं है। इसलिए जिसमें भी साउंड वाला का जिस तरह से है उस तरह का अगर हो तो डिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगा, और लाइट के लिए डिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा। वेरी स्मॉल, समझ गए इसको? लाइट के लिए ऐसा आया, हम लोगों ने देखा भाई, देखो बोर्ड पे, डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी इस बात का है कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डी जो एक्चुअल में है, कैपिटल डी का वैल्यू जो प्रैक्टिकल लाइफ में मिलता है वो वेरी वेरी स्मॉल, करोड़ों मीटर जहाँ लाइट के लिए उतना थोड़ी दे पाएंगे, बहुत कम होता है, इसलिए बेंडिंग भी नेग्लिजिबल होता है। बीटा का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल। इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स जो वैलिडिटी है वो वेव ऑप्टिक्स के लिमिटिंग केस में आता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा आएगा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये लिखोगे, बीच में एक लेंस रख देते हैं, लेंस का पर्पस है बस कि कम डिस्टेंस में कन्वर्ज करा देना। अगर लेंस नहीं रखोगे आगे जा करके जहाँ मीट करेगा वहाँ स्क्रीन रखने पड़ेंगे। मीट पहले ही करा लिया, यहीं पे रख दिया, एंगुलर पोजीशन तो सेम रहने भाई, जिस एंगल पे जाने हैं उसी एंगल पे मिल जाए। तो एंगुलर पोजीशन में निकालते हैं और बाकी जो लीनियर जो मिलना होता है वो तो मिल ही जाता है भाई। थीटा इज इक्वल टू, जैसे आ गया एंगुलर पोजीशन लिखते हो ना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन डी। फर्स्ट वाला जो डार्क मिलेगा वो लैम्डा अपॉन डी पे मिलेगा, सेकेंड वाला डार्क लैम्डा बाई डी पे मिलेगा। इस तरह से एंगुलर पोजीशन मिलेंगे, तुम यहीं से लिख सकते हो ए साइन थीटा को एन लैम्डा। तो ये लिखने पड़ेंगे, ये याद रखना। अगर एक्सप्लेन करना हो तो वही हाफ पीरियड एलिमेंट के टर्म में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि उस स्टोरी का तो कुछ प्रूफ नहीं है, इसको ही लिखने पड़ेंगे कि इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट बन जाएंगे कब, जब एन लैम्डा होगा तो, और इवन नंबर हाफ पीरियड एलिमेंट एक दूसरे को नलिफाई करते जाएंगे और वाले इवन को कैंसिल कर देंगे, और जब 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 हो तो उस कंडीशन में ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट बनेंगे, जिनमें से एक बच जाएगा और बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो उसका लैंग्वेज देख लेना, सच दैट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग ऑन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लैम्डा बाई 2 नलिफाई कर देंगे, लेकिन सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम थर्ड पार्ट, 3 पार्ट बने, थर्ड पार्ट वाला रह गया। ये सब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब देखो 87 नंबर पेज पे क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन में और कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है,
बेंडिंग ऑफ लाइट, मीनिंग जानना है, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, दोनों का डिफरेंस जानते हैं, क्यों हुआ ये डिफरेंस वो पहचानते हैं, कहाँ डार्क होता है वो निकाला था, और सेंट्रल ब्राइट का विड्थ डबल आ गया। और फ्रैक्शनल डिस्टेंस के टर्म में हम लोग वैलिडिटी कंडीशन देखेंगे। पढ़ो क्या लिखा है आंसर में, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में क्या लिखे, रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट इमिटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट। ये भी सुपरपोजिशन है, उधर भी सुपरपोजिशन है, लेकिन इधर सेवरल सोर्स है। डिफ्रैक्शन इज रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेवफ्रंट ऑफ लाइट। मतलब मेनी सोर्स, 100 सोर्स हो गए, 1000 सोर्स हो गए, मेनी सोर्सेस सुपरपोजिशन होने। लेकिन इसमें क्या होता है भाई, तो इस तरह से हाफ पीरियड एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। लैम्डा अगर डिफरेंस हुआ तो ऐसा इवन नंबर आ गया, अगर लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 होगा तो ऑड वाले में जाएंगे। इसका जितना निगेटिव में माइनस जे कैप में है तो इसका प्लस जे कैप में होगा, इसका जितना माइनस जे कैप में उतना ही प्लस जे कैप में कैंसिल हो जाएंगे सब। उसका पढ़ो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पे हो गया इक्वली ब्राइट, और कंट्रास्ट ब्राइट और डार्क का गुड रहेगा। यहाँ पे इक्वली ब्राइट नहीं रहेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न वेरिंग इंटेंसिटी के हैं, एंड कंट्रास्ट इज आल्सो पुअर, उसके रिस्पेक्ट में पुअर होगा, क्योंकि इधर ब्राइटनेस ज़्यादा है, इधर ब्राइटनेस कम हो गया और कम हो गया, तो उतना गुड कंट्रास्ट नहीं लगेगा, इंटेंसिटी का वेरिएशन है। फिर पढ़ो इसके आगे क्या लिखा है, अंडरलाइन भी करो। There is a redistribution of light energy. Energy increases at one place, producing a bright fringe. Then it decreases at another place, producing a dark fringe. Thus, there are no energy loss or gain of the energy, and total energy remains. Question number 23. पढ़ो जोर से क्या लिखा है। क्वेश्चन समझो, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन समझो, बुकलेट छोड़ो, तुम्हें सॉल्यूशन ज्यादा दिख जाएगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट illuminated by monochromatic source of light of wavelength 500 nanometer, also at a distant source on a 0.5 millimeter wide. लैम्डा दे रखा है कितना, 500 नैनोमीटर, ठीक है। इसका मतलब 500 इंटू -9 मीटर ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है, देखो पहचानना पड़ेगा कौन क्या है। डिस्टेंट सोर्स 0.5 मिलीमीटर वाइड, मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। Find the distance between the two dark band बीच में डिस्टेंस चाहिए और इधर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड में जो दो डार्क बने हुए हैं उनमें गैप चाहिए। और द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस एट d is equal to 2 मीटर। तो डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द टू डार्क और सेंट्रल ब्राइट, तो क्या होगा वो डिस्टेंस होगा 2 मीटर। जो डिस्टेंस हमें निकालना है वो 2 मीटर, यानी 2 लैम्डा दिया है, डी दिया है, स्मॉल डी दिया है, ये निकालने पड़ेंगे। यानी कि सेंट्रल ब्राइट का विड्थ ना पूछ करके दो डार्क ऑन द टू साइड उनके बीच का गया, एक पूछा गया 2 lambda d by d, the distance between two dark band on either side of the central maxima, ये मिल गया तो 4 मिलीमीटर मिल गया। ये हो गया डिस्टेंस, जिसको s से इसने लिखा है, तो s से लिख सकते हैं, मतलब 2 बीटा चाहिए। बीटा देखो मिलीमीटर में आ रहा है, जबकि कैपिटल डी क्या था 2 मीटर, देख रहे हो ये मीटर्स में होते हैं, ये सब मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, ये सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, तो ये क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलोड होता है, क्योंकि कहीं डार्क है कहीं ब्राइट है, तो डार्क वाले से जितना डिसअपीयर हुआ ब्राइट वाले में अपीयर हुआ, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना तो मिलेगा ना कंज्यूम होगा, चाहे डिफ्रैक्शन हो या फिर इंटरफेरेंस। ये लिखा हुआ है एनर्जी अनचेंज्ड है,
The energy lost at minima exactly reappears at the diffraction maxima and total energy remains unchanged. Diffraction हो चाहे interference. Next numerical है 25 नंबर पढ़ो. Angular separation between central maximum and first order maximum of the diffraction pattern due to single slit लाइट दिया है और ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है. ऐसे बताना है. देखो सेपरेशन बिटवीन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम तो यही है भाई, एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मतलब ये V1. तो बताओ ये खुद ही बीटा होता है, याद होगा, और ये कितना बीटा बाई 2. तो एंगुलर पोजीशन अगर चाहिए, एंगुलर सेपरेशन चाहिए ना इनमें, ये एंगुलर सेपरेशन ये क्या होगा 3/2 बीटा. याद है ना, क्योंकि बीटा तो खुद ही रहता है यहाँ पे, यहाँ से गैप ही बीटा है ये फर्स्ट डार्ट का, और फिर ये वाले का है पूरे का बीटा है, लेकिन हमें तो ब्राइट वाले का देखना है, B1 का देखना है. तो ये तो इतना ही हुआ बीटा बाई 3/2 बीटा अपॉन कैपिटल D. इसका मतलब 3/2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d. ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन, एंगुलर सेपरेशन. तो ये निकालने पड़ेंगे. एंगुलर सेपरेशन इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा अपॉन d. ये हो गया एंगुलर सेपरेशन. थीटा लिखें या साइन थीटा लिखें. वेवलेंथ दिया है स्मॉल a यानी स्मॉल d दिया हुआ है, यही स्मॉल d भी बोलते हैं, और कंडीशन है तो a साइन थीटा होना चाहिए 3/2 लैम्डा. ये साइन थीटा इक्वल टू 3/2 लैम्डा अपॉन a. ये लिया थीटा का वैल्यू इस तरह से निकाल देंगे. एंगुलर सेपरेशन देखो कितना आया है. एंगुलर सेपरेशन देखो 3 × 10⁻³ रेडियन. ये एंगुलर कितना छोटा एंगल है, जबकि एंगुलर सेपरेशन मिल रहा है हमें 3/2 बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है, हो जाएगा. इसका डायग्राम दिखा दूं, ये पे डायग्राम दिखा दो. तो साइड में जो स्पेस है वहाँ पे डायग्राम दिखा दो ताकि तुम्हें ठीक है. 26 नंबर क्वेश्चन अब देखा जाए. देखो भाई क्या लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन में. एक्सप्लेन यूजिंग हेवियस प्रिंसिपल हाउ डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय नैरो स्लिट. ठीक है, विड्थ इज इलिमिनेटेड बाय mathematical light and so that central maxima is twice as the other maxima and the pattern becomes narrower as the width of the slit is increased. विड्थ ऑफ द स्लिट जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे ही नैरोअर होते जाएंगे, क्योंकि बीटा होता है देखो लैम्डा कैपिटल D अपॉन D. तो विड्थ ऑफ द स्लिट जैसे जैसे हम लोग सो दैट सेंट्रल मैक्सिमा और क्या बताना था, पैटर्न बिकम्स नैरोअर एज द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज. तो विड्थ ऑफ द स्लिट को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बीटा हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो नैरो होता जाएगा. नैरो होता जाएगा मतलब पहले इतना स्प्रेडिंग था तो अब ये इतना होता है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा. इसको इंक्रीज करोगे फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा. पहले जो इस तरह से था तो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ये इस तरह का हो जाएगा. पहले डिफ्रैक्शन समझो ज़्यादा था, अब डिफ्रैक्शन कम हो जाएगा. तो अब इसका आंसर देखो भाई. रेगेंस प्रिंसिपल पे कैसे डिफ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, अंडरलाइन भी करो. When a plane wavelength of monochromatic light is incident on the narrow slit, each point of the slit behaves as secondary source of light in accordance with the Huygens principle. तो बनता ही है. जो लोगों का क्लास मिस हुआ होगा उनको प्रॉब्लम होगी. These secondary source क्या करते हैं, जितने भी secondary source मिले तो सब sends new wavelets which travel in different direction. वहाँ से travel करेंगे different direction में. Naturally wavelets emitted by the different part of single narrow slit
सुपर इम्पोज, सब सुपर इम्पोज करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन वी ऑब्टेन ए ब्रॉड पैटर्न विद सेंट्रल ब्राइट रीजन एंड ऑन both side there are alternate dark and bright region. Thus intensity distribution on the screen is redistributed and the phenomena is called reflection. इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो समझे थे हम लोग. It can be easily shown that the position of minima given on the screen by x is equal to n lambda d by d. देखा था हम लोगों ने, कैसे देखा था भाई? तो पाथ डिफरेंस x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D को रखा था n लैम्डा, इससे हमें मिल गया x का वैल्यू n लैम्डा d by d, ये वाला मिला. वेयर एन इज एनी इंटीजर और कैपिटल डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. तो बीटा क्या होगा भाई? तो दो डार्क के बीच का गैप होगा. अगर हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा का अगर हम लोग विड्थ निकाल रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा का, और एक होगा सेंट्रल मैक्सिमा का. सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालोगे तो क्या करोगे भाई? D3 और D4 में डिफरेंस निकालोगे. सेकेंडरी का निकालना हो तो D4 और D3 में डिफरेंस निकालो, या D3 और D2 में डिफरेंस निकालो, तो वो क्या आएगा भाई? तो बीटा आएगा, लैम्डा डी बाई डी आएगा. ठीक है, ये अलग अलग निकाल करके नहीं किया हुआ है, सब सिंबॉलिक ही किया हुआ है. और वर्ड सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या होगा भाई? x1 उधर और इधर माइनस x1 पे, इसलिए टोटल हो गया 2x1. 2x1 मतलब 2 लैम्डा डी बाई डी. ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड D1. D1 and D1 on the other side. ये मिल गया 2 बीटा. तो हम लोग क्या करेंगे? इससे निकाल लेंगे D1, और D1 बीटा पे आ गया तो सेंटर ब्राइट का विड्थ लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड D1 ऑन द टू साइड, और दिस विल बी इक्वल टू 2 बीटा. ये 2 बीटा आ गया तो 2 लैम्डा डी बाई डी लिख देंगे ऐसे. Thus it is clear that central maxima is twice as the other maxima. Other maxima का विड्थ आया था बीटा. Moreover, the width of diffraction maxima is inversely proportional to slit width, small d. Thus, as the slit width is increased, the diffraction becomes narrower. तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको समझने हैं, लिख लो. ये है किसके लिए भाई? सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए. ये जो निकाल रहे हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, और ये निकाल रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा. और यहाँ पे देख रहे हो प्लस माइनस लिखा हुआ है, x इक्वल टू, मतलब जितना उधर उतना ही इधर पे. x इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी आता है, तो जितना उधर होता है वैसे ही इधर बनता है, इसलिए प्लस माइनस लिख दिया गया. अभी लिख सकते हो, जो x आता है n लैम्डा डी बाई डी, उसको प्लस माइनस लिखा जा सकता है. तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, सिमेट्रिकली. बोलो भाई क्या परेशानी है? हाँ हो गए. अगर कोई परेशानी नहीं है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन तो देख ही लिया हम लोगों ने, फिर भी इसका आंसर पढ़ेंगे. इज रे ऑप्टिक्स ए लिमिटिंग केस ऑफ रे ऑप्टिक्स? पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है. फॉर डिस्टेंस लेस देन फ्रैक्शनल डिस्टेंस, जो कि होता है a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, वेयर a इज विड्थ ऑफ द बीम, द ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन इज स्मॉल, d लेस देन z. z से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टेंस को, या df. df इतना ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा बुक यही लिखते हैं. सच दैट कि d से देखने से पता लग गया कि ये दो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन था, इससे पता लग जाता है. तो इसलिए z लेस देन df फ्रैक्शनल डिस्टेंस, जो कि होता है स्क्वायर बाय लैम्डा. ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट इज स्मॉल एंड मे बी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. Thus within this distance concept ray optics is valid. इस डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, कौन सा डिस्टेंस भाई? कि d हमारा लेस देन df रहे, इस डिस्टेंस के साथ हमारा रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पेज पे चलेंगे. पोलराइजेशन आ गया, वो देख लिया हम लोगों ने. अब देखो इंटरफेरेंस का बचा हुआ था कंडीशन. दो कंडीशन कराया था मैंने. कंडीशन फॉर सस्टेन एंड स्टेबल एंड गुड कंट्रास्ट इंटरफेरेंस.
एक तो कंडीशन था कि दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकोहेरेंट हुआ तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा। क्या होगा? फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा, because if S1 and S2 are incoherent, then the phase difference will vary with the time, and then any bright point will not be permanent bright, क्योंकि जो ब्राइट अभी बना है वो अभी के फेज डिफरेंस के हिसाब से वहाँ ब्राइट वाला कंडीशन बना है, लेकिन यहाँ फेज डिफरेंस चेंज हो जाए तो वहाँ भी डिफरेंस चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। तो अभी ब्राइट है वो परमानेंट ब्राइट नहीं है, जो डार्क है वो परमानेंट डार्क भी नहीं है। So any bright will not be permanent bright and dark will not be permanent dark. At any point the intensity will keep on changing with the time and hence interference will not be stable. Variable होगा, sustained नहीं होगा। और दूसरा क्या बताया था कंडीशन? Small d and capital D should not be very small या very large नहीं हो। मौसम नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं है, तो क्या करेंगे? फोटो भेज देंगे। चलो इसके फोटो भेज देंगे, मैंने लिखा है तो समझ तो जाओ। कोहेरेंट रहेंगे तो ही फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इंटरफेरेंस स्टार्ट होता ही है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से। कोहेरेंट सोर्स होंगे तभी इंटरफेरेंस पैटर्न तुम देख पाओगे, स्केल लगा के मेजर कर पाओगे ब्राइट ब्राइट में क्या गया है। अगर हमारा कोहेरेंट ही नहीं होगा तो पैटर्न ही क्लियर नहीं होगा, देखोगे वो बदलता रहेगा, बदलता इधर उधर भागता हुआ रहेगा। तो इसलिए जिस तरह से रिवर में होता है ना, लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कभी कोई लेयर साइन कर रहा है, कभी कोई वाला, ऐसे बल्ब चलते रहते हैं, चेंज होता रहता है, वैसे ही ये चेंजिंग हो जाएगा पैटर्न, तो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। सिमिलरली स्मॉल डी एंड कैपिटल डी शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज। ये ऑप्शन है वो ध्यान रखो, क्योंकि बीटा का वैल्यू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। अगर ये वेरी स्मॉल हो जाए या फिर ये वेरी लार्ज हो जाए, बात एक ही है, फ्रिंज विड्थ को वेरी स्मॉल कर देगा। तो फ्रिंज विड्थ को वेरी स्मॉल किया तो ये हाल हो जाएगा, ये हाल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिंज विड्थ तो इतना कम है, मान लो 10 पावर 6 मीटर का है, 10 पावर -7 मीटर का है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा आई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ब्राइट और डार्क को क्लियरली, और इसलिए हमें लगेगा जनरल इल्यूमिनेशन। क्या लगेगा? क्योंकि गैप अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है तो अपना आई डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि हाँ भाई ये ब्राइट हुआ, ये डार्क हुआ, ये ब्राइट हुआ, ये डार्क हुआ। अगर इतना कम हो जाए तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिजॉल्विंग पावर आई का लिमिटेड है। जिस तरह से इस स्क्रीन पे बहुत सारे इतने ही दूर में इसमें कम से कम 100 वर्टिकल लाइन है और 100 हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पास वाले देख पाएंगे, दूर वाले नहीं देख पाएंगे, उनको जनरल इल्यूमिनेशन लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि रिजॉल्व करने का पावर नहीं है कि इतने कम गैपिंग को रिजॉल्व कर पाए। तो जनरल इल्यूमिनेशन लग रहा है, वैसे ही ये भी जनरल इल्यूमिनेशन लगेगा। और अगर बीटा का वैल्यू वेरी लार्ज हो जाए, वो कब होगा? जब स्मॉल डी वेरी स्मॉल हो जाए या ये वाला वेरी लार्ज हो जाए, तो उस कंडीशन में फ्रिंज विड्थ इतना बड़ा हो गया कि फ्रिंज विड्थ ही मान लो 10 मीटर का हो गया। स्क्रीन हमारा 2 मीटर का है, 3 मीटर का है, और फ्रिंज विड्थ हो गया 10 मीटर, तो यहाँ सेंटर ब्राइट तो दूसरा ब्राइट तो 10 मीटर के बाद बनेगा, तो हम वहाँ तक स्क्रीन ही नहीं है, तो स्क्रीन पे तो हमें ब्राइट डार्क के पैटर्न नहीं दिखेंगे, हमें दिखेंगे सब ब्राइट ही है। ब्राइट ही है मतलब हमें क्या पता कि इंटरफेरेंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। दोनों केस में पैटर्न ही ऑब्जर्वेबल नहीं है, इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इंटरफेरेंस हुआ कि नहीं। कंडीशन नंबर 2, ठीक है। ये 2 कंडीशन के बाद तीसरा कंडीशन लिखेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशन लिखते हैं इसमें, इसी में आगे बढ़ाओ। थर्ड कंडीशन, S1 and S2 must emit continuous। चलो एक तो यही बना देते हैं, कंटिन्यूअस लाइट इमिट करना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए भाई, बोर्ड पे देखो कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर बीच में आगे ब्लॉक कर दिया तुमने तो फिर तो पैटर्न ही सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों का कंटिन्यूअसली इमिटेड होना चाहिए, लाइक फॉर नो डिस्टर्बेंस।
पैटर्न में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, उसके लिए बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए कि ऑन ऑफ कर रहे हैं एक को और दूसरा ऐसे चला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। कंटिन्यूअस लाइट इमिट करे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फोर्थ नंबर है S1 एंड S2 मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ? सिंगल कलर हो, मतलब सिंगल वेवलेंथ हो, सिंगल एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट करे। ऐसा क्यों होना चाहिए वो भी समझो। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि S1 S2 अगर हमारा मोनोक्रोमेटिक है तो इसके हिसाब से जो फ्रिंज विड्थ बनेगा उस हिसाब से हमें ब्राइट डार्क के पैटर्न मिलेंगे। मतलब बीटा होगा क्या? लैम्डा डी बाई डी, एक ही वेवलेंथ है, इसलिए जो बीटा होगा उस हिसाब से डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। इसके बदले अगर मान लो मोनोक्रोमेटिक ना हो, कोई कंडीशन क्यों है उसको जानने के लिए यही समझ सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ना हो तो ब्लंडर हो जाए। तो ब्लंडर नहीं चाहिए तो वो कंडीशन चाहिए। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होने चाहिए। अगर मोनोक्रोमेटिक ना हो तो क्या हो? तो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो बड़े सारे वेवलेंथ होंगे, किसी का वेवलेंथ कम होगा, किसी का वेवलेंथ ज्यादा होगा। जिसका कम होगा वो ऐसे करेगा अपना फ्रिंज पैटर्न, जिसका ज्यादा होगा वो ऐसे भी कर सकता है फ्रिंज पैटर्न। इस तरह से क्या होगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो डार्क मिलेगा। हर पॉइंट पे कोई ना कोई प्रेजेंट रहेगा तो हमें डार्किंग मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही चलता रहेगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे तुम्हें कंप्लीट डार्क हो। एक का अगर मान लो मिनिमम है तो दूसरे का कुछ और है, मैक्सिमम है, कोई 70% के साथ प्रेजेंट है, कोई 60% है, कोई 80% के साथ प्रेजेंट है, कोई 40% के साथ प्रेजेंट है हर जगह। तो यहाँ पे मान लो देखोगे रेड वाला का मैक्सिमम है तो यहाँ पे दूसरा वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो डार्क हो, तो ब्राइट डार्क का पैटर्न नहीं मिला। क्वेश्चन आता है कि अगर व्हाइट लाइट हो जाए, मोनोक्रोमेटिक के बदले में व्हाइट लाइट हो जाए तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बनता है, वो इसी से रिलेटेड है। S1 S2 मोनोक्रोमेटिक होगा तो क्लियर होगा ब्राइट एंड डार्क के पैटर्न, यानी गुड कंट्रास्ट के लिए ये जरूरी है। और गुड कंट्रास्ट लिख लो। व्हाइट लाइट क्या होगा तो ये हम लोग देखेंगे अलग से, फिलहाल के लिए ये दिखाओ। मोनोक्रोमेटिक होगा तो गुड कंट्रास्ट मिलेगा, ब्राइट ब्राइट लगेगा, डार्क डार्क लगेगा। अलग से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड व्हाट विल हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो S1 S2 होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्या होना चाहिए भाई? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, फ्रिंज पैटर्न हमारे क्लियर हो। क्वेश्चन अलग से बना दूं या यहीं लिख दूं? अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं हुए, व्हाइट लाइट हुए, मिक्सचर ऑफ मेनी वेवलेंथ तो क्या होगा? इसी से रिलेटेड है, यहीं पे लिख देता हूँ। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, देखो व्हाइट लाइट दैट इज मिक्सचर ऑफ मेनी वेवलेंथ, मिक्सचर ऑफ मेनी कलर, used instead of monochromatic light, then क्या होगा? तो व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा? व्हाइट लाइट का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर ऑफ मेनी कलर। अब ध्यान जरा यहाँ रख ले पीछे वाले, बहुत सारे कलर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो व्हाइट लाइट है, YDSE में देख रहे हैं भाई, S1 है, S2 है, फ्रिंज विड्थ देखेंगे भाई, जिसका सबसे कम होता है, क्या सबसे कम? फ्रिंज विड्थ यानी वेवलेंथ, ब्लू पेन है, ब्लू। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? ब्लू का।
तो ब्लू का वेवलेंथ करना है तो सेंट्रल ब्राइट तो बनेगा, लेकिन उसके बाद फ्रिंज विड्थ इस तरह से रहेगा। ये ब्लू वाले का मान लो मैंने दिखाया, ब्लू वाले का सेंट्रल ब्राइट। ग्रीन वाला तो इन बिटवीन आता है भाई, ग्रीन वाले का इससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी, तो इसका लैम्डा थोड़ा ज्यादा है। बाकी तो ये सबके लिए सेम है, कलर ही तो अलग अलग हैं। तो ग्रीन वाले के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएगा, इधर भी वैसे ही हो जाएगा, थोड़ा फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो गया। और जो रेड वाला होगा उसका सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ है क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सेंटर पे तो आएगा ही, लेकिन इसके बाद का जो मिलेगा तो हमें यहाँ मिल रहा है, तो इसके भी ऐसे चलते हैं। रेड वाले का जो चलता है, रेड वाले का 8000 एंगस्ट्रॉम, ब्लू वाले का 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट डबल होता है वेवलेंथ, तो डबल होगा फ्रिंज विड्थ। देख रहे हो इसका यहाँ पे है बीटा, तो इतने में ये इसका बीटा 2 बीटा पे आ गया, ऑलमोस्ट डबल पे आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो सेंट्रल ब्राइट विल बी वाइट। सेंट्रल ब्राइट क्या हो गया, वाइट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सारे कलर प्रेजेंट है वहाँ पे। सेंट्रल ब्राइट तो सबके लिए होगा, यहाँ पे सारे कलर प्रेजेंट है इसलिए ये वाइट होगा। यहाँ पे सारे कलर प्रेजेंट हो जाए वो वाइट होता है। न्यूटन डिस्क पढ़ा है ना, तो सारे कलर मिक्स करके जल्दी जल्दी चेंज करके दिखाया जाए तो वो वाइट लाइट है। मिक्सचर ऑफ ऑल कलर इज वाइट, इसलिए सेंट्रल ब्राइट विल बी वाइट। सेंट्रल ब्राइट वाइट के बाद क्या दिखेगा, सेंट्रल ब्राइट वाइट के बाद दिखेगा, देखो यहाँ पे आकर के ब्लू गायब है, लेकिन रेड है अपने 70% के साथ। तो डोमिनेंसी वहां पे क्या आएगा, रेड। तो रेड का डोमिनेंसी आएगा तो बीच में होगा वाइट, उसके बाद समझो आ गया रेड, रेडिश। उसके बाद देखोगे थोड़ा और डिस्टेंस आगे बढ़े, यहाँ पे ब्लू गायब हो गया, रेड का डोमिनेंसी है, और बाकी कलर बीच वाले हैं थोड़े थोड़े, ग्रीन वाला है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा प्रीडोमिनेंट कौन होगा, रेड वाला, इसलिए रेडिश होगा। उसके बाद देखोगे धीरे धीरे जहाँ रेड गायब हो रहा है वहां पे ब्लू का अच्छा है, तो यहाँ पे ब्लू का डोमिनेंसी होगा और बाकी तो बीच वाले कलर हैं, यानी कि ब्लू का डोमिनेंसी रहेगा, इसलिए सेंट्रल वाइट, फिर हमारा रेड का बैंड दिखेगा, फिर ऑलमोस्ट ब्लूइश दिखेगा, और उसके बाद कुछ कलर बैंड दिखेंगे। उसके बाद क्या है, जनरल इल्यूमिनेशन है, मतलब कहीं भी इस तरह का नहीं मिलेगा कि हमारा एग्जैक्टली तो मैच करता नहीं है, ऑलमोस्ट डबल होता है। इसके बाद क्या होगा, जनरल इल्यूमिनेशन। जनरल इल्यूमिनेशन मतलब हो गया कि सबका मिक्सचर रहेगा, ऑलमोस्ट मिक्सचर रहेगा, तो किसी का थोड़ा ज़्यादा, कोई एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी वाला नहीं रहेगा। इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है कि इफ वाइट लाइट इज यूज देन सेंट्रल ब्राइट विल बी वाइट, देन सम कलर बैंड एंड फर्दर जनरल इल्यूमिनेशन। वाइट सेंट्रल ब्राइट के बाद होगा रेडिश, रेड कलर का बैंड मिलेगा, फिर ब्लूइश मिलेगा, और उसके बाद जनरल इल्यूमिनेशन। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वाइट लाइट अगर यूज हुआ तो क्या क्या हुआ भाई, क्या क्या हुआ, पहले रेड, सेंट्रल ब्राइट वाइट हो गया, उसके बाद रेड हो गया, क्यों गया, ब्लू मर गया, और ब्लू मर गया, ब्लूइश खत्म हो गया, रेडिश डोमिनेंसी आ गया, इसलिए रेड कलर पहले दिखेगा, उसके बाद ब्लू वाला दिखेगा, जहाँ रेड मर रहा है वहाँ पे ब्लू आ रहा है, उसके बाद जनरल इल्यूमिनेशन। लिख लो, इफ वाइट लाइट इज यूज्ड देन सेंट्रल ब्राइट is white, then some color band
कुछ बुक में पहले ब्लू लिख दिया जाता है रेड के बदले, पहले ब्लू भी लिख देते हैं एक दो बुक, लेकिन आपका एनसीईआरटी कहता है पहले रेड, क्योंकि ब्लू तो सबसे पहले गायब होगा, सबसे पहले ब्लू ही गायब होगा, सबसे कम उसका फ्रिंज विड्थ, ब्लू जहाँ गायब होगा वहाँ रेडिस का डोमिनेंसी आ जाएगा, इसलिए रेड बैंड दिखेगा, सेंट्रल बैंड विल बी वाइट, देन सब कलर बैंड, फर्स्ट रेड देन ब्लू, एंड लिखो जनरल इल्यूमिनेशन। जल्दी लिखो, एट सेंट्रल ब्राइट प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर। कंडीशन नंबर 5, S1 and S2 must be narrow slit. नैरो स्लिट होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए फॉर गुड कंट्रास्ट पैटर्न। ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा वो समझ लें। S1 एंड S2 नैरो स्लिट होने चाहिए, 3 होना चाहिए बिल्कुल पिन होल की तरह। अगर ये नहीं हुआ तो क्या, उससे पता लग जाएगा क्यों होना चाहिए। बताओ भाई, नहीं होगा तो क्या होगा, वाइड स्लिट हो जाए S से S से, तो क्या होगा, यहाँ पे जब वेवफ्रंट आया तो यहाँ पे फिर नैरो अगर होता तो एक सोर्स बनता, और ऐसा वाइड है तो कितने सोर्स बनेंगे, मेनी सोर्स। मान लो 20 बन गया सोर्स, 20 हो गए, 20 इधर भी हो गए, तो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इधर 20 का और इधर इस 20 का जो इफेक्टिव होगा वो होगा, यानी उस कंडीशन में इसका अकेले का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी होगा, इस अकेले का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी होगा, और उसके बाद से इतने सारे सोर्स के इंटरफेरेंस पैटर्न भी होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो होगा। तो गुड कंट्रास्ट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए 2 ट्यूबलाइट अगर ऑन कर दें क्लास में और यहाँ स्क्रीन पे देखें तो इंटरफेरेंस पैटर्न इसलिए नहीं होता क्योंकि 2 ट्यूबलाइट हैं, तो एक पे करोड़ों सोर्स हैं, दूसरे पे भी करोड़ों सोर्स हैं, टोटल 2 करोड़ सोर्स के लाइट किसी भी पॉइंट पे आएंगे और उन सब का जो रिजल्टेंट होगा उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो कभी कोई ब्राइट और डार्क पैटर्न नहीं मिलेगा, सब क्या हो जाएगा, जनरल इल्यूमिनेशन। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तभी होता है इंटरफेरेंस पैटर्न जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव 2 सोर्स हों तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ तो इतने सारे सोर्स हो गए और इतने सारे सोर्स का इसमें कोई लिंकेज नहीं है डिफ्रैक्शन की तरह कि कुछ कैंसिल हो और डार्क मिले, ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये इंडिपेंडेंटली चलेंगे, ये इंडिपेंडेंटली चलेंगे और किसी भी पॉइंट पे हमारा
ब्राइट डार्क के पैटर्न नहीं मिलेंगे, सो गुड कंट्रास्ट नहीं मिल पाएगा पैटर्न। जितना ज़्यादा वाइड करोगे उतना ही ज़्यादा बेकार पैटर्न आएगा, इसलिए नैरो करोगे, नैरो पिन होल की तरफ स्लिट होना चाहिए, तब ये गुड कंट्रास्ट मिलेगा। If wide source, if wide S1 and S2, then several source on S1 and S2 will emit secondary wavelets and hence they superpose to give general illumination। जनरल illumination देंगे, ब्राइट डार्क के गुड कंट्रास्ट वाले पैटर्न नहीं देंगे। समझ में आया क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? एक और कंडीशन है, एम्पलीट्यूड दोनों लाइट से सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। एक और लास्ट लिख लो, एक और पॉइंट लिख दिया जाए, द लाइट रे coming from S1 and S2 must have same amplitude and hence intensity and hence same intensity, that is I1 equal to I2 equal to I रहे equal to KA²। ये क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा वो देख लो। Because if I1 is not equal to I2, that is A1 is not equal to A2, then जो ब्राइट पॉइंट होंगे, बोर्ड पे देखो, ब्राइट पॉइंट जो होंगे उनका इंटेंसिटी हो जाएगा ब्राइट पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा भाई, तो A1 प्लस A2 इसके हिसाब से मिल जाएगा, और जो डार्क पॉइंट होंगे उस पर क्या मिल जाएगा, K इंटू A1 माइनस A2। मतलब क्या मिला तुम्हें पैटर्न, ब्राइट और कम ब्राइट, ब्राइट और कम ब्राइट, डार्क विल नॉट बी कंप्लीट डार्क। लेकिन अगर A1 इक्वल टू A2 हो जाए देन कंप्लीट डार्क मिलेगा, क्योंकि K टाइम्स A माइनस A का होल स्क्वायर मतलब 0 मिलेगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो डार्क कंप्लीट डार्क, अगर एम्पलीट्यूड सेम ना हो तो मोर ब्राइट लेस ब्राइट, मोर ब्राइट लेस ब्राइट, ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो कंट्रास्ट अच्छा नहीं दिखेगा, कम ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगा, डार्क मिलेगा ही नहीं, क्योंकि A1 माइनस A2 है एम्पलीट्यूड, इसलिए ऐसा पैटर्न मिलेगा। और इस तरह का अगर हो जाए तो पैटर्न हमें इस तरह का मिलेगा, डार्क ब्राइट 0 बिल्कुल डार्कनेस और ब्राइटनेस। यहाँ पे क्या है, लेस एंड मोर ब्राइट का पैटर्न मिलेगा। अगर ऐसा हो देन पैटर्न विल बी ऑफ मोर एंड लेस ब्राइट। और ऐसा हुआ तो नॉट गुड कंट्रास्ट, इसका कंट्रास्ट अच्छा नहीं हुआ। मतलब इसका इस तरह से लोग दिखा सकते हैं, मोर ब्राइट लेस ब्राइट, मोर ब्राइट लेस ब्राइट, इस तरह का इंटेंसिटी पैटर्न है। यहाँ पे हो जाएगा K टाइम्स A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इंटेंसिटी ब्राइट पॉइंट पे, और यहाँ पे हो जाएगा इंटेंसिटी डार्क वाला, तो हो जाएगा K टाइम्स A1 माइनस A2 का स्क्वायर।
रहेगा, इंटेंसिटी हट जाएगा। मोर ब्राइट लेस ब्राइट इस तरह के पैटर्न मिलेंगे।